नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस पोषक तत्व के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे वह पोषक तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में भी चाहिए होता है। वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जिसमें कमी हो जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिसके बिना ऐसा पोषक तत्व जिसके बिना आप किसी भी कार्य के शरीर के किसी भी कार्य का किसी भी तरह का संचालन होता है उसमें बाधा पहुंचती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व होता है वह पोषक तत्व होता है जल। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पोषक तत्व जल के बारे में डिस्कस करते हैं। पोषक तत्व जो जल होता है वह अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक क्यों कहते हैं इसको अकार्बनिक यौगिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कोई भी अणु नहीं होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो हम सभी को पता है, वह होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का अणु पाया जाता है इसके अंदर। जब हम शरीर की बात करते हैं, क्योंकि हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जो शरीर का जो पोषक तत्व होता है, तो शरीर हमारा जो होता है जल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह टोटल शरीर के वजन का 60 से लेके 70% कुल वजन, ठीक है, शरीर के कुल वजन का 60 से लेके जो 70% तक होता है वह किसके द्वारा बना होता है? जल के द्वारा बना होता है। यानी अगर 100 किलो किसी व्यक्ति का वजन है तो 70% जो होता है उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? जल होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पतले व्यक्ति होते हैं कंपैरेटिवली मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा उनके अंदर जल ज्यादा होता है। यानी पतले व्यक्तियों में जल की मात्रा अधिक होती है और जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जल की जो मात्रा होती है वह कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुषों की और महिलाओं की। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जेंडर बायनेस है। पुरुषों के अंदर जो होता है वह जल की जो मात्रा होती है वह महिलाओं की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठीक है, पुरुषों के शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है वह महिलाओं की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर के अंदर जल की जो मात्रा है वह कम होती जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिशु होते हैं उनके अंदर जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। शिशुओं में टोटल वजन का 70 से 75%, ठीक है, 70 to 75% टोटल शरीर का जितना भी वजन है उतना क्या होता है? जल का बना हुआ होता है। यानी आप देख लीजिए हमारे शरीर के अंदर जल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अब हम इस 60 से 70% जल की बात करते हैं, तो इस 60 से 70% जो जल होता है वह तंतुओं में पाया जाता है। तो उस 60 से 70% जल का भी 60% जो होता है वो किसमें पाया जाता है? शरीर के तंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, जितना भी शरीर को वजन की आवश्यकता है, जितना भी शरीर के अंदर जल पाया जाता है, उस जल का, ठीक है, उस जल का 60% किसमें होता है? तंतुओं में होता है। अस्थियां एवं दांत, हमारे शरीर की अस्थियों एवं दांतों में भी जल पाया जाता है। कुल जितना भी शरीर के अंदर आपका जल है उसका जो 20% है वह 20% किस में पाया जाता है? आपकी अस्थियों एवं दांतों में पाया जाता है। इस तरीके से हमारे शरीर का जल का जो वितरण होता है। अब हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर जो जल वितरित होता है, यानी पूरे शरीर के अंदर जिस तरीके से जल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। शरीर का जो जल होता है उसको मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है बाहरी कोशिकीय जल और दूसरा है अंतःकोशिकीय जल। कोशिकाएं शरीर के अंदर एक क्रियात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है, इसके बिना शरीर नहीं है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं यह शरीर की क्रियात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है, तो इसके अंदर जल पाया जाता है। ठीक है, ये हमने जब कोशिका पढ़ी थी तब हमने देखा था। अब ये जो जल पाया जाता है यह जल 2 तरीके से वितरित होता है। एक होता है अंतःकोशिकीय जल, एक होता है बाहरी कोशिकीय जल। अंतःकोशिकीय जल वह जल होता है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, बाहरी कोशिकीय जल जो कोशिका के बाहर पाया जाता है। अब इस बाहरी कोशिकीय जल जो होता है वह कितना होता है? 20% होता है। जो भी आपका शरीर के अंदर जल पाया जा रहा है उसका जो 20% होता है वो क्या है? अंतःकोशिकीय जल होता है। और इस 20% का
ऊतक द्रव्य में पाया जाता है 9%, लसिका वाहिनी में पाया जाता है 7%, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर पाया जाता है 4%। ठीक है, जो बाहरी कोशिकीय द्रव्य, हम वापस रिपीट कर लेते हैं, जो बाहरी कोशिकीय द्रव्य होता है जो शरीर का 20% होता है, उस 20% में ऊतक द्रव्य कितना होता है 9%, लसिका वाहिनियों में कितना पाया जाता है 7%, और प्लाज्मा में कितना पाया जाता है 4%। ये क्या हुआ, वितरण हुआ बाहरी कोशिकीय जल का। अब हम बात करते हैं अंतःकोशिकीय जल की। तो अंतःकोशिकीय जल जो होता है वह कितना होता है, पूरे शरीर में जितना भी जल पाया जाता है उसका 50%, ठीक है, उसका 50% जो होता है वह अंतःकोशिकीय जल में पाया जाता है, अंतःकोशिकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। अब क्या ये हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है? बिल्कुल, जो जल होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, आप इसकी इंपॉर्टेंस इसी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का जो कुल वजन है उसका 60 से लेकर 70% तक किसमें पाया जाता है, जल का पाया जाता है, यानी एक ही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। इसके कार्य घोलक के रूप में होता है। आप भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, लार आपके मुंह से निकलती है, लार से क्या होता है, भोजन मिक्स होता है। सबसे पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र का सबसे पहला आपने पढ़ा ही होगा ये टॉपिक, और आपने समझा भी होगा कि लार के रूप में भोजन मिक्स हो रहा है। लार किसकी बनी होती है, जल की बनी होती है, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को घोलने का कार्य, मिक्स करने का कार्य शरीर में आसानी से किसके द्वारा हो जाता है, जल के द्वारा होता है। समझ गए आप? नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रण करने में। आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा कि जब आप गर्मियों का मौसम आता है तब आप जल ज्यादा ग्रहण करते हैं, और जब सर्दियों का मौसम आता है तब आप जल ग्रहण कम करते हैं। टेम्परेचर की या तापमान की होती है कि वह कम से लेके अधिक में जाता है। अब टेम्परेचर शरीर का कैसा है, गर्मियों में कम है, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है। तो टेम्परेचर को वातावरण के अनुसार बैलेंस करने के लिए, शारीरिक तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है जब भी जड़ से पीड़ित हो, फीवर आ रहा हो, तब जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि जो जल होता है वो बुखार को कम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्माणात्मक कार्य के लिए, किसी भी चीज के निर्माण के लिए, ठीक है। निर्माण किस चीज का होता है हमारे शरीर में, स्पेशली हम बात करते हैं जब शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, किशोरावस्था तक की बात करते हैं हम, तो शरीर में निर्माण का कार्य बहुत तेजी से होता है, ठीक है। हमने ये बताया आपको कि शरीर में जो शिशुओं में 70 से 75% जल पाया जाता है। जो हमारी निर्माणात्मक इकाई होती है, कोशिका होती है, शरीर में किस के निर्माण कैसे होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होती हैं, तब जाके शरीर में निर्माण होता है। कोशिकाओं में क्या होता है, जल भरा हुआ होता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम डायरेक्टली बात करें, हम आप देखिए हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। कोशिकाएं डिवाइड होंगी, लंबाई बढ़ेगी, कोशिकाएं डिवाइड होंगी, चौड़ाई बढ़ेगी, हर चीज डिपेंड करती है। और कोशिकाएं किसके पर बनी होती है, कोशिकाएं बनी होती है जल में, जल के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि जो जल होता है वह शरीर के अंदर निर्माण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है स्नेहक का कार्य। जितने भी अंग होते हैं हमारे शरीर के, उसके ऊपर एक लेयर सी बनी हुई होती है, और उस लेयर में जल की मात्रा अधिक होती है, जिससे अगर किसी तरीके से ऊपर वाला ना चाहे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो, क्योंकि जल की मात्रा होती है, तो शरीर में एक्सीडेंट के कारण आंतरिक अंग जो होते हैं उन्हें खतरा नहीं हो पाता है, अतः ये एक स्नेह का कार्य भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोशों की संरचनात्मक इकाई के रूप में। हमने अभी आपको बताया कोशिकाएं किसकी बनी होती है, जल की बनी होती है। यानी हमारे शरीर के अंदर हर जो कोशिका पाई जाती है, जितने भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जितने भी प्रकार के ऊतक होते हैं, जितने भी प्रकार के अंग होते हैं या तंत्र होते हैं, उनका जो बेस होता है वह क्या होता है, जल होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में जल का कार्य होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जल क्या कार्य करता है, तो जल ये कार्य करता है कि शारीरिक तरलों के माध्यम में
आप लार देख लीजिए, पाचक अंग में जितने भी तरह के स्राव होते हैं उसमें देख लीजिए, यानी कि हर जो भी आपका स्रवण होता है, जो भी रस शरीर के अंदर निकलता है, जो भी कोशिकाएं कार्य करती हैं, उसमें जो तरल पदार्थ होता है वह किस क्या होता है, जल होता है। यानी हमारे शरीर में जल जो है वह बहुत ही आवश्यक होता है, कोमल अंगों की सुरक्षा के लिए रूप में भी होता है, पोषक तत्वों का हस्तांतरण के रूप में। पोषक तत्वों का हस्तांतरण कैसे होगा बच्चों? क्या होता है कि हमारे शरीर में हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में क्या हुआ, भोजन का वितरण होता है, ठीक है। ग्लूकोज हमें मिला, सरल यौगिक हमें मिला, और सरल यौगिक का वितरण करना होता है। सरल यौगिक किस अवस्था में मिला, तरल अवस्था में मिला। किसके द्वारा वितरण होगा, ब्लड के द्वारा वितरण होगा। ब्लड के द्वारा वितरण कैसे होगा, ब्लड कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में। तरल अवस्था का हम बार बार इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि तरल अवस्था का मतलब है कि जल का होना। यदि जल नहीं है तो सरल यौगिक का निर्माण नहीं हो पाएगा, यदि जल नहीं है तो जो तरल यौगिक ब्लड के द्वारा जो भी पोषक तत्वों का निर्माण हो चुका है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है, उसका जो हस्तांतरण है वह नहीं हो पाएगा। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह हमारे शरीर के अंदर किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, ब्लड के द्वारा सप्लाई की जाती है। ब्लड कौन सी अवस्था में होना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए। तरल अवस्था का मतलब क्या है, आपका जल होना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की विभिन्न अंगों तक सप्लाई होना और विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का कार्य या हार्ट तक पहुंचाने का कार्य जो रक्त करता है, वह तब करेगा जब कि हमारे शरीर के अंदर जल उपस्थित होगा। पाचक के सहायक रूप में, यह भी हमने पॉइंट अभी डिस्कस करा ही है, जितने भी हमारे पाचक रस निकलते हैं वो किसी अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं, ठीक है। यह लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो पाचक रस नहीं मिल पाएगा, और पाचक रस नहीं मिल पाएगा तो हमारे का क्या होगा, जो हमारा शरीर जो जटिल यौगिक से सरल यौगिक में पाचन तंत्र कार्य कर रहा है वह नहीं करेगा। इसी तरह निष्कासन में भी कार्य होता है। हमने देख लिया, भोजन हमने ग्रहण कर लिया, भोजन निष्कासित करने में यदि मल में जल की मात्रा नहीं है तो मल का कड़ापन होना चालू हो जाएगा। यानी हमारे शरीर में हर जगह, चाहे आप लार देख लें, चाहे आप अंतःकोशिकीय के पदार्थ देख लें, चाहे पोषक तत्व देख लें, चाहे आप रक्त वाहिनियां देख लें, मल देख लें, पसीना देख लें, हर चीज में हमारे शरीर के अंदर किस चीज की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं है तो हमारा शरीर नहीं कार्य कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। इसीलिए कहते हैं ना, जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना हमारा शरीर किसी भी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। यह पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए, इसको आसानी से लिया जा सकता है, इसकी कमी होने से शरीर को बचाया जा सकता है, और यदि कमी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान मृत्यु की तरफ भी बढ़ सकता है।